तो ये जो चीज है, इस चीज को ड्रॉप आउटकम एट्रीशन कहते हैं। अगर एट्रीशन बहुत ज्यादा हो गई है तो आपका शायद आपको जो ग्रुप है, आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यू ना हो पाए। एंड देन लास्टली दैट इज असेसमेंट्स। इसमें आप पॉजिटिव रिजल्ट्स और नेगेटिव रिजल्ट लगाते हैं दोनों ग्रुप्स के। पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव्स क्या है, दोनों ग्रुप के आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो सिक्स स्टेप्स मैंने आपको जो बोला है, प्रोटोकॉल आपने डिफाइन करते हैं, सेलेक्टिंग रेफरेंस एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन, उसके बाद रैंडमाइजेशन, मैनिपुलेशन और इंटरवेंशन, फिफ्थ इज फॉलो अप एंड देन कम्स असेसमेंट ऑफ आउटकम। बायस बेटा जो मैंने आपको पहले बता दिया है कि बायस क्या चीज होती है। बायस इज कि आप बायस का जो बायस में अराइज फ्रॉम द एरर्स ऑफ असेसमेंट ड्यू टू ह्यूमन एलिमेंट, ये बायस होती है। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, हमारे बुक में भी है ब्लाइंडिंग टेक्निक्स। सो व्हाट इज ब्लाइंडिंग? ब्लाइंडिंग वो टेक्निक है जिसकी वजह से हम लोग बायस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस अबव प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम्स पे आप बायस कर सकते हो। इस वजह से blinding technique is adopted. It can be done in 3 ways. First is single blind trial. Single blind trial में क्या होता है कि participants को खुद पता नहीं होता कि वो कौन से ग्रुप में जा रहे हैं। ओके, पार्टिसिपेंट जो होते हैं उनको नहीं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ के उनको कौन सा ग्रुप दिया गया है। लेकिन जो आपका रिसर्चर होता है उनको आइडिया होता है। सो दिस इज सिंगल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड ट्रायल्स कि आपके डॉक्टर या रिसर्चर और पार्टिसिपेंट्स को they both are unaware of the group allocation। ठीक है जी। थर्ड वन इज ट्रिपल ब्लाइंड ट्रायल जिसमें पार्टिसिपेंट्स, investigator and person that analyze the data तीनों के तीनों ब्लाइंड होते हैं। सो दिस इज द ब्लाइंडिंग। ये एक यूट्यूब भी है। अक्सर आपके यूट्यूब का मतलब ये भी हो सकता है कि ये आए है आपकी एमसीक्यूज में। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। एमसीक्यूज में भी आ सकती हैं और एससीक्यूज में भी आ सकती हैं। लास्ट टाइम जो एफसीपीएस का बेसिक टेस्ट हुआ था उसमें ब्लाइंडिंग का क्वेश्चन आया। ओके, तो दिस could now, this is the UQ. आपने सच्चे बनाना, it's not very difficult. So wait a minute, types क्या हैं? हमने ये देखना है कि types कौन सा थी। First one is clinical trials, second one is preventive trials, third one is risk factor trials, cessation experiments, trials for etiological agents, and evaluation of services. So there are 6 types of randomized control trial. हम लोगों ने इसको यहाँ तक ही पढ़ना था। So randomized control trial तो आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन अब हम लोग दूसरा चैप्टर पे एक और टॉपिक है उसको भी कवर कर लेते हैं। मैं लेट मी ओपन माय सेकंड लेक्चर इसी सो सेकंड जो लेक्चर होगा वो भी इसी आज जो हमने ये चैप्टर खत्म करना है इसके मैंने 3 बनाई थी
प्रेजेंटेशन, ये लेक्चर्स बनाए थे और मुझे आज के दिन ही ये सब कुछ कवर करना है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप लोगों को लोग के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आज हम अभी इसके बाद अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो होगी डेफिनेशंस। आप लोगों को पहले बता दिया था कि एपिडेमियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। एपी का मतलब ये होता है अमंग और अपॉन, डेमोस मतलब people, and ology मतलब study. Okay, this is a branch of medicine. Okay, endemics जो है ना हमारे पास कौन कौन से हो सकती हैं। फर्स्ट एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक, ये तीन वो चीजें हैं जिसका आप ग्रुप में भी जिक्र है। इन तीनों का डिफरेंस भी हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज हो सकती है। फर्स्ट वन इज एंडेमिक, एपिडेमिक एंड पेंडेमिक। आज के दौर के लिहाज से दिस डिफरेंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेंडेमिक क्या है, क्योंकि आज तक कोरोना के बारे में बोला गया था, पहले इसको एपिडेमिक बोला गया था। ओके, और बाद में ये पेंडेमिक बन गया। तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एपिडेमिक और पेंडेमिक में और एंडेमिक में। ठीक है, फर्स्ट इज एंडेमिक। दिस इज endemic क्या होती है? This is a constant presence of a disease or infection within a given geographic area or population group without importation from outside. ये वो चीज है जो कि आपके एक एरिया में या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में बाहर से नहीं आती, ये उसी कम्युनिटी के अंदर ही होती है। रिमेंबर, ये एक चीज एंडेमिक में जो आपकी बीमारी होती है, डिजीज या इन्फेक्शियस एजेंट, ये बाहर से नहीं आता, ये उसी एरिया में ही डिफाइन होता है। सो सर्टेन जियोग्राफिक एरियाज, फॉर एग्जांपल मलेरिया is endemic in certain parts of Africa because of its favorable atmosphere for the growth of mosquitoes. ये तो होगी एग्जांपल जियोग्राफिक एरिया की। सेकंड जो है सर्टेन पॉपुलेशन ग्रुप में हो सकता है, लेट्स से Tay-Sachs is endemic disease, endemic to Jew and French Canadian. तो ये बाहर से नहीं आती, ये उसी एरिया में ही रहती है। ओके, सो एंडेमिक इज विद इन दैट एरिया। एक मैं एग्जांपल थोड़ा सा दे देता हूँ कि ऑन अ ब्राइटर साइड अ प्लांट और एनिमल कैन आल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज एंडेमिक टू अ रीजन इफ इट्स सिस्टम इज एंडेमिक। ओके, अब नेक्स्ट चीज है एपिडेमिक। Epidemic describes a disease that is widespread, affecting a typically large number of individuals within a population, community, and region at the same time. The disease, however, eventually subsides. So, epidemic जो होती है, that is जो लोग है, जो हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, वो एपिडेमिक को ये इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एपिडेमिक इज द डिजीज और इन्फेक्शन जो कि आपके उस कम्युनिटी में या फिर उस रीजन में नॉर्मल हालात से ज्यादा इंसिडेंस लेकर आए, दैट इज एपिडेमिक। ठीक है, एंड दिस डिजीज also subsides eventually with time. So this is the definition of epidemic. अच्छा, अब आप ये लोग पूछेंगे एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या फर्क है। देखो बेटा, एपिडेमिक जो होता है वो स्टार्ट होती है एंड देन इट रिजाइड्स और सबसाइड्स। ठीक है, लेकिन एंडेमिक जो है दैट इज द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज और इन्फेक्शन एजेंट। इस ग्रुप को मैंने दोबारा इस स्लाइड को और दूसरी स्लाइड दोबारा देखो। दिस इज द कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज। अब Tay-Sachs जो है वो पॉपुलेशन में कॉन्स्टेंटली चली आ रही है, इट डजंट सबसाइड। ठीक है, और एपिडेमिक जो है वो विद टाइम सबसाइड हो जाती है। कोरोना वायरस जब चाइना में फैला था तो उसे एपिडेमिक बोला गया, क्योंकि विद टाइम उस ग्रुप में इट showed a large number of patients, which means a big incidence. Examples क्या हैं? प्लेग जो हुआ था वो भी प्लेग ऑफ एथेंस जो हुआ था। ठीक है, the first well described emerging infection disease जो सबसे पहले डिजाइन ये एपिडेमिक हुआ था, known to the history of mankind, associated with the end of golden age of Greece. ग्रीस को इन्होंने खत्म कर दिया था। ग्रीक किसी जमाने में बहुत बड़े
टेक्नोलॉजिकली दे वर एडवांस्ड, और लेकिन उनको एक खतरा करता है। एग्जाम्पल और क्या है, मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन एंड अटैक रेट is excess in 15 cases per 1 lakh people for 2 consecutive weeks is considered an epidemic. An epidemic disease is restricted to a place, and an endemic disease is restricted to a place such as malaria or people such as insects. But an epidemic disease may happen in a specific place, but it can spread beyond that place. ये भी एक बहुत बड़ा important. It can spread beyond that place as asthma and AIDS. Okay. Okay. Pandemic क्या चीज होती है? Pandemic is क्या चीज होती है? जब epidemic होती है, that spreads throughout the world. Epidemic, when it spreads throughout the world, it is called a pandemic. Okay. Example, जो एग्जाम्पल थी वो तो ये थी, जब मैं जब तक ये नहीं हुआ था, कोरोना वायरस नहीं हुआ था, तब तक इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक्स की बात कर रहे थे। लेकिन अब इस वक्त नई एग्जाम्पल जो आप लोगों के सामने है, दैट इज कोरोना पैंडेमिक। क्योंकि कोरोना पैंडेमिक जो है वो पहले एपिडेमिक थी, एक एरिया में थी, लेकिन वाइड स्प्रेड थी, और वो इट वाज क्रॉसिंग द लिमिट्स, और स्प्रेड करते करते जब पूरी दुनिया में फैल गई, इसे बोला गया पैंडेमिक। So now you know the difference between endemic, epidemic and pandemic. ये मैंने एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए ये स्लाइड बनाई है। So epidemic is बेटा पैंडेमिक जो है होती है ना, उसको क्योर तो किया जाता है, नो डाउट होता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए। सबसे पहले उसे फर्दर फैलने से रोका जाए। ये अरीशा खालिद ने क्वेश्चन पूछा है कि कैन पैंडेमिक बी क्योर्ड। तो बेटा एक चीज बात सुनो आपकी, क्योर करना एक अलग चीज है, प्रिवेंट करना एक अलग चीज है। मैंने आपको पहले बताया था कि प्रिवेंशन, अब मैं इस ऑफ द टॉपिक में आप लोगों से बात करूंगा कि प्रिवेंशन जो होती है वो 2-3 किस्म की होती है। फर्स्ट इज आप लोगों की प्रिवेंशन इम्यूनिटी, या तो इम्यूनिटी बूस्ट कर दो आप लोग, ठीक है, या तो होने ही ना दो। तो हम लोग का इस वक्त हमारे पास जो चांस है, जो अभी कोरोना वायरस के बारे में है, वो यही चांस है कि हम लोग इसे प्रिवेंट करें, ठीक है, अवॉइड करें, जिस वजह से हम लोग ये जो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, और मे बी कर्फ्यू भी हो सकता है इस एग्जांपल। लेकिन एक और चीज है, इसका क्योर जो है, इसका क्योर अभी तक नहीं आया। क्योर के बारे में अभी तक लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इस पे बहस हो रही है कि क्योर किस तरह लाया जा सकता है। उन्होंने डिफरेंट प्रिस्क्रिप्शन दी हैं, कुछ लोगों ने कुछ बोला है। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया में जो क्योर है वो डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने डिफरेंट मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं इसके लिए। वो जो मेडिसिन उसके लिए प्रिस्क्राइब की हैं वो एंटी पैरासाइटिक है, एंटी पैरासिटिक उन्होंने प्रिस्क्राइब की हैं। अमेरिका में जो यूज करें इसको क्योर के लिए, दैट इज एंटी मलेरिया ड्रग एंड एंटी वायरल ड्रग्स, इन दोनों के लिए वो कर रहे हैं। बाकी चाइना ने जो किया था, चाइना ने जो ये काम किया था, चाइना ने अभी तक मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने इस तरह क्योर किया है। बेसिकली चाइना ने जो मुझे जो लग रहा है, उन्होंने इस चीज को सिर्फ और सिर्फ सिम्पटोमेटिकली ट्रीट किया इस चीज को। सो जो आप लोगों ने बोला है कि इट कैन बी क्योर्ड, इट कैन नॉट बी क्योर्ड। अभी तक कोरोना का इट कैन नॉट बी क्योर्ड, लेकिन उसके साथ साथ जब इन्फ्लुएंजा आया था, now it can be cured. The difference, this is the difference. So this is the slide जो कि आप सब लोगों को ये एक बड़े अच्छे तरीके से समझनी चाहिए कि epidemic is restricted to one area, लेकिन यहाँ पे वाइड स्प्रेड हो रहा है। Epidemic diseases are those that can affect the large number of people in one area simultaneously, ठीक है।
ओके, सीरतुल अरूज ने क्वेश्चन किया है कि सर हाउ इज मलेरिया एंडेमिक, इट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर। एग्रीड, मैंने आप लोगों को बिल्कुल बोला कि इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। पाकिस्तान में भी इसके इंसिडेंट्स आते रहते हैं, लेकिन बेटा जो मैंने एग्जांपल दी है वो है एक एग्जांपल है, उस चीज जो मलेरिया है उस जगह, वो जो अफ्रीका में वो जगह है वो कांस्टेंट है, वहां पे आते रहते हैं, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज है वहां पे। ओके, एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक इज अ कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज और इन्फेक्शियस एजेंट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अब लाहौर में इट इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल, फैसलाबाद में इट इज नॉट कांस्टेंट एट ऑल। हो सकता है एक या दो केसेस आए, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली इंसिडेंस नहीं हो रहे। सो दिस इज द डिफरेंस, ये चीज याद रखो। मलेरिया जो है एंडेमिक उस जगह पे है, उस अफ्रीका के उन एरियाज में है जहाँ पे फेवरेबल एनवायरनमेंट है फॉर द मॉस्किटोस, तो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली वहाँ पे ये आता रहता है। ठीक है, सो दिस इज दैट थिंग। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में ये, पाकिस्तान में जो इसके केसेस आते हैं दे आर हैजर्ड। अभी मैं इस चीज एक और एग्जांपल दूंगा आपको, आप अगर इसको थोड़ा सा समझो। सॉरी, ये पिक्चर आप समझ लो, आप सब लोगों के लिए पिक्चर समझने के लिए जरूरी है, ये आप एक मतलब समझ लो। दिस इज द डिफरेंस जो कि हम बता रहे हैं। सो एंडेमिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंडेमिक को देखते हैं। ए, दिस इज पिक्चर ए। सो आपने ये देखा कि दिस इज प्रेजेंट डिफरेंट जगहों पे है, ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट वाइड स्प्रेड। ठीक है, एपिडेमिक जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया में है, ठीक है, बट इट इज वाइड स्प्रेड। ठीक है, अब पैंडेमिक जो है डी पे आ जाओ आप, डी में है कि वो एरियाज में, अब वो एरियाज में वाइड स्प्रेड है, लेकिन पूरे एरियाज में, सब हर जगह, होल ऑफ द वर्ल्ड। तो वो यहां से भी हर जगह पे एपिडेमिक है, हर जगह फैली हुई है। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस। ये आप लोगों को ये थोड़ी समझने के लिए, आई होप आई एम गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप सब लोग इस चीज को समझ रहे होंगे कि ये किस तरह हो सकता है। सीरत, अगर आपको समझ रहे हो तो मैं बता दो, अगर नहीं समझ रहे फिर भी मैं इसको दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एक बच्चे को अगर एक बच्चे को समझ नहीं है तो आई वुड फॉलो। Now we come to the fourth type of spread of disease, that is sporadic. Sporadic का मतलब ये होता है scattered about. These cases, the cases irregularly, haphazardly, from time to time, and generally infrequently. So अब सीरत जो आपने कहा था, wait a minute, उमा असलम का क्वेश्चन है, सर पैंडेमिक कंडीशन को ये कह सकते हैं कि इट्स स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जैसे कि कोरोना। या ऑफ कोर्स यही तो बात है, आप लोगों ने जो बात बोली कि इट इज स्प्रेड, इट इज वाइड स्प्रेड, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट इज वाइड स्प्रेड। पैंडेमिक और एपिडेमिक भी, बेटा एपिडेमिक भी जो है ना वो भी वाइड स्प्रेड है। आई मीन वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज कम्युनिकेबल। देखिए जो भी डिजीज एक, देखिए ये दिस इज द नेचर ऑफ डिजीज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज स्प्रेड। हम लोग इस स्प्रेड को पढ़ रहे हैं कि वो डिजीज किस तरीके से स्प्रेड हो रही है। अब जो एक दूसरी चीज है जो आपने बोला है कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज ट्रांसमिशन। कि बेटा ये ट्रांसमिशन है कि एक बंदे से दूसरे बंदे में जा रही है। देखिए एपिडेमिक भी है, एपिडेमिक भी है, वो भी ट्रांसमिशन के थ्रू ही जा रही होती है। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पर समझने की जरूरत है कि इट कुड बी कम्युनिकेबल, इट कुड बी नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है,
अब आपने हुमा ने जो क्वेश्चन किया उसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आपको मैंने बताया था कि लंदन में एक जगह पे कॉलरा की जो एपिडेमिक फैला था, उसका सोर्स था कि वहां पे एक सूरज था, एक पंप था जहां पे सब लोग पानी पीते थे, और वो पानी जो था दैट वाज पोल्यूटेड, और उस पानी की पीने की वजह से उस एरिया में एपिडेमिक फैल गया। सो वो जो पैंडेमिक, वो एपिडेमिक था, दैट वाज नॉट स्प्रेड, वो जो स्प्रेड था वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं था, वो स्प्रेड था एक ही जगह से गंदा या क्या कह सकते हैं, गंदा पानी पीने से ही था, ठीक है, या पोल्यूटेड पानी पीने से या पोल्यूटेड गजा इस्तेमाल करने से था। सो वो ट्रांसमिशन जो है वो कम्युनिकेबल जो है वो मैन टू मैन नहीं था, ठीक है, वो एनवायरमेंट टू मैन था, ठीक है। सो ये चीजें आप समझो, डिफरेंस समझो कि वन टू वन पर्सन अनदर पर्सन, दिस इज ट्रांसमिशन। जो स्प्रेड है इन पर्टिकुलर एरिया, उसको हम डिफाइन करना चाहते हैं कि वो एपिडेमिक है, एंडेमिक है, या फिर व्हाट इज इट, एपिडेमिक, पेंडेमिक है, या फिर एंडेमिक है। ओके, सो नेक्स्ट केस इज जो स्पोरेडिक है। तो ये अभी क्वेश्चन जो पूछा था, आई थिंक, आई गेस इट वाज सीरत, या सीरत ने पूछा था कि मलेरिया जो है वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, ठीक है। तो बेटा मलेरिया जो है ना, मलेरिया वो पाकिस्तान में स्पोरेडिक है, कि इसके केसेस पाकिस्तान में जो इरेगुलर फैशन में आ रहे होते हैं, कभी कोई कहां से उठ के आ रहा है, कभी कोई कहां से उठ के आ रहा है, कोई कहां से उठ के आ रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस, कि आप लोग ये थोड़ी चीज को थोड़ा समझ लो कि मलेरिया जो है वो स्पोरेडिक भी हो सकता है कहीं पे, और कहीं पे एंडेमिक भी हो सकता है। ओके, ये क्वेश्चन जो था मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, कि एपिडेमियोलॉजी और क्लिनिकल मेडिसिन में क्या डिफरेंस होता है। ये आप लोगों ने इस चीज को, is another question that comes, I guess. Yes. अरीशा खालिद ने पूछा टेटनस स्पोरेडिक है। यस, टेटनस जो है उसको हम देखना चाहिए, दैट इज अ स्पोरेडिक। इसके जो केसेस हैं वो डिफरेंट जगहों पे आ रहे होते हैं, कहीं कभी कहीं से आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, लेकिन इट इज नॉट restricted to one place only, so it cannot be epidemic, it cannot be endemic, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी पैंडेमिक, क्योंकि पैंडेमिक ये होता है कि वाइड स्प्रेड, एपिडेमिक जो है वो वाइड स्प्रेडली फॉलो कर रही होती है पूरी दुनिया में, ठीक है। नो डाउट अबाउट दैट कि फैक्टर्स जो है पूरी दुनिया में है, लेकिन ये इरेगुलर फैशन में आ रहा था, ठीक है, कभी कहीं से आ गया, कभी कहीं से आ गया, ठीक है। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। ओके, there is another question sir, मतलब डिफरेंस ये है कि एक जगह कांस्टेंट है और एक जगह नहीं है कांस्टेंट। बेटा जो मैंने आपको बोला है कि एंडेमिक जो है, एंडेमिक इज कांस्टेंट, वो उस जगह या उस कम्युनिटी में हमेशा रहेगा, ठीक है। एपिडेमिक जो है वो एक जगह में, वो जिसे कहते हैं वबा फूट पड़ी, दैट इज एपिडेमिक, क्योंकि वहां पे वाइड स्प्रेड हुआ है, ठीक है, और अचानक ही केसेस नहीं, बहुत ज्यादा केसेस आना शुरू हो गए, अचानक ही ज्यादा केसेस आना या यूजुअल नंबर से ज्यादा केसेस आ जाना, उसको एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। और वही एपिडेमिक पूरी दुनिया में फैल जाए तो दैट इज अ पैंडेमिक। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ना है।
Okay, now I hope स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी। ये आई हैड अनदर लेक्चर जो कि इसमें मैंने सब कुछ बताया था। सॉरी, तो दिस इज एपिडेमिक जो कि पूरी दुनिया में ये इसके एग्जांपल्स हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि ये देखो कितना बड़ा बड़ा एक एपिडेमिक्स फैला है। कोलरा फैला हुआ है, प्लेग फैला हुआ है, एचआईवी एंड एड्स भी फैला है एपिडेमिकली। वो कौन कौन से एरियाज हैं इसके साथ साथ बताया गया मैंने, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस। ओके, एक और चीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंडेक्स केस क्या होता है? इंडेक्स केस बेटा ये आप लोगों के लिए जो है यहाँ पे बुक में तो नहीं दिया गया, लेकिन आई एम शेयरिंग इट जस्ट कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंडेक्स केस क्या होता है। इंडेक्स केस को असल में पेशेंट जीरो भी बोलते हैं। पेशेंट जीरो, इस चीज का मतलब आप समझ लो कि पेशेंट जीरो क्या होता है या इंडेक्स केस क्या होता है। देखो कोई भी एपिडेमिक या पैंडेमिक कहीं पे जहाँ फैलती है, उसका सबसे पहला रिपोर्टेड केस, सबसे पहला जिसकी वजह से हो सकता है उस बंदे से दूसरे बंदे को फैली हो, ठीक है, उसको पेशेंट जीरो या फिर इंडेक्स केस भी कहते हैं। अब आप लोग ये पूछोगे कि कोरोना वायरस का भी इंडेक्स केस होगा या पेशेंट जीरो होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट करंट सिनेरियो जो कि आजकल हमारे पास फैला हुआ है। तो यस, उसका पहला केस भी था, उसका पहला केस जो रिपोर्ट हुआ था वो भी था, और इन लोगों ने उसको ट्रेस भी किया है। चाइना इज 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 अ वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री। उन्होंने इस हद तक गए थे कि उन्होंने ट्रेस करते हुए मैपिंग के थ्रू कि सबसे पहला केस कौन सा था भाई, कि सबसे पहला कोरोना पेशेंट कौन बना, वो उन्होंने फाइंड कर दिया था। ओके, सो दैट वाज अ वुमन एक्चुअली, जो कि सुनने में आ रहा है, जो मैंने लिटरेचर में पढ़ा है। दैट वाज अ वुमन हु एक्चुअली इन in a say a live market of Wuhan city. Wuhan city जहाँ से ये फैला है वहाँ की लाइव मार्केट थी। लाइव मार्केट का मतलब ये होता है जहाँ पे जिंदा जानवर लाए जाते हैं। उस मार्केट में उन्होंने उस खातून का ट्रेस ट्रेस किया था थ्रू जेनेटिक एनालिसिस एंड थ्रू मैपिंग और ट्रेसिंग, उन्होंने ट्रेस किया था। ओके, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ओके, ये जो स्लाइड है अभी आप लोगों के सामने, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो 10 स्टेप्स हैं वो दिए गए हैं। 10 स्टेप्स का मतलब ये है कि ये है स्टेप्स इन एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन, कि हम लोगों ने जो एपिडेमिक जो भी फैली है जो कि चाइना में इस वक्त हुआ, वो क्या है। दिस इज स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट एन एपिडेमिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब बात ये है कि आप लोग ये यही कहोगे ना। अब देखो मैंने इस चीज को एक चीज से जो एनालिसिस को मैं सिमिलर जो या फिर रिजेंबल करना चाह रहा हूँ। देखो जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, ठीक है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करते हो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट मोडेलिटीज यूज करके इसको इन्वेस्टिगेट करते हो डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। टेस्ट अप्लाई करते हो, डिफरेंट किस्म के टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के चीजें उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की जाती है, एंड देन आप रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करते हो। सो these things are स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन। तो एक एपिडेमियोलॉजी की भी तो होनी चाहिए ना बेटा, क्योंकि हम लोग इस वक्त एक पूरी एपिडेमियोलॉजी को देख रहे हैं, एक पूरी कम्युनिटी को देख रहे हैं। सो देयर आर 10 स्टेप्स, आपकी जो लिखा हुआ है बुक में भी लिखा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चीज। दिस शुड बी लाइक कुक बुक। ये कुक बुक क्या होती है? एक रेसिपी बुक होती है जिसमें आपको बताता है कि पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। सो दिस इज लाइक दैट, ठीक है। सो दीज स्टेप्स इन एपिडेमिक इन्वेस्टिगेशन आर 10। ये जो 10 दिए गए हैं स्टेप्स वो ये हैं: वेरिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस,
आपने डायग्नोसिस को वेरीफाई करना है, कंफर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एपिडेमिक, पहले आपने ये कंफर्म करना है कि आया ये एपिडेमिक है या नहीं है। और एपिडेमिक को कंफर्म करने के लिए क्या किया जाता है वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि किसी भी एरिया में अगर जो फ्रिक्वेंसी है या इंसिडेंस है वो नॉर्मल से ज्यादा है उस बीमारी की, तो दैट इज एन एपिडेमिक। Definition of population at risk, rapid search for all cases and their characteristics, data analysis, formulation of hypothesis, testing for hypothesis, evaluation of ecological factors, further investigation of population at risk, and writing a report. So, आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें से डिफरेंट मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी बुक में लिखी हुई हैं। 10 स्टेप्स हैं। दिस इज रेसिपी, जिसमें एक रेसिपी होती है, ये जो कुक होती है, ये वो चीज़ होती है। ओके, नाउ अब एक और चीज़ जिसमें मैं बताया कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस 6 से 7 पे। इसी एग्जांपल में इस तरीके से दे सकता हूँ कि जिस तरह अगेन मेरे पास जो एग्जांपल है, जो मेरे पास एग्जांपल मैं वो आपको वही दूंगा। लंदन में जो कोलेरा की जो वबा फूटी थी या एपिडेमिक हुआ था उस एरिया में, तो डॉक्टर जॉन स्नो, जिसको हम लोग मॉडर्न पब्लिक हेल्थ या मॉडर्न कम्युनिटी या प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री का फादर भी समझते हैं, ठीक है, नहीं मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी का फादर समझते हैं। और उसने ये ऑब्जर्व किया कि उसने फॉर्मुलेट किया हाइपोथेसिस अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे कि भाई एक पंप है उस एरिया में जहां से लोग पानी बहुत ज्यादा लोग पीते हैं, और उसकी वजह से there is a massive increase of cholera patients। तो उसने ये फॉर्मुलेट किया और उसके बाद उसने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस किस तरह किया कि उसने उस पंप को ही अपरूटेड दैट पंप, उसने वो पंप को ही उसने उखाड़ फेंक दिया। तो अब मुझे क्या हुआ उसके बाद कि बेटा जैसे ही वो हुआ जो ड्रास्टिकली देयर वाज अ ड्रास्टिक डिक्रीज इन द कोलेरा पेशेंट्स, सो ये उसकी टेस्टिंग हो गई थी, ठीक है, और उसी बेस पे उसने ये सारी चीजें आगे की, ठीक है। ओके, जिसमें मैंने आपको पहले बोला था how to confirm that it is an epidemic. It is done by comparing the number of cases with disease frequency during the same period of previous years. आपने ये देखना है कि आया कि यहाँ पे इस वक्त नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि इंसिडेंस रेगुलरली ज्यादा होती हैं। कोरोना पेशेंट्स मैंने आपको पहले बता दिया, ये भी इस तरह के केस। So this is that is all I guess. Fare ciao. Okay students, मैंने आप सब लोगों को इस वक्त अनम्यूट किया है। कैन बस कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा इस वक्त, इस कोई भी कंफ्यूजन है, he can ask me, he or she can ask me। और अगर किसी को मेरे कहने और बोलने से प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं सुनाई दे रहा, तो जो आप लोग चैट ग्रुप में आप लोग अपने आप को लिख भी सकते हो।
Any questions? No, sir. Students को म्यूट कर देना. Okay. So today आज हमारा ये लेक्चर खत्म हुआ एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स. मुझे इस चैप्टर का लिंक अगर किसी को प्रॉब्लम कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन. ओके, खानसा तारिक ने बोला है कि सब ब्लाइंडिंग टेक्निक्स जो है ना वो दोबारा बता दें. ओके, तो थोड़ा सा वेट करो. लेट मी ओपन दैट स्लाइड. ओके बेटा, आई होप आप लोगों के सामने ये स्क्रीन नजर आ रही होगी. ठीक है बेटा, ब्रांडिंग एक टेक्निक है. उस टेक्निक के मुताबिक हम लोग जो होते हैं, जो बायस को कम करने के लिए या किसी भी किस्म को प्रॉब्लम को कम करने के लिए जो कि उसमें आ रही होती है, वो अपनाते हैं. अच्छा, उसमें ये होता है कि इट कैन बी डन बाय 3 ways. फर्स्ट इज सिंगल ब्लाइंड, सेकंड इज डबल ब्लाइंड एंड थर्ड वन इज ट्रिपल ब्लाइंड. फर्स्ट सिंगल ब्लाइंड में क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको पता नहीं होता कि वो कौन से ग्रुप में जाएंगे. ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को पता होता है. बाकी लोग कौन हो गए? आपका डॉक्टर या फिर इन्वेस्टिगेटर, और थर्ड वन इज डेटा एनालिसिस पर्सन. ठीक है, आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं बट उन दे डोंट नो, उनको नहीं पता होता कि वो कौन से ग्रुप में है, या वो कंट्रोल ग्रुप में है या फिर दे आर इन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, इस एग्जांपल में देता हूँ कि आप लोग ये देखो कि अगर हम ये देखना चाहें कि एक ग्रुप में, देखिए अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट आरसीडी करना चाहते हैं ऑन द इफेक्ट्स ऑफ मिसवाक ऑन ओरल हाइजीन, मिसवाक ओरल हाइजीन पे, तो हम लोगों ने सबसे पहले ये करना है कि कंट्रोल ग्रुप चूज करना है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप चूज करना है. एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो रखते हैं, वो उन पार्टिसिपेंट को रखना है जो कि मिसवाक करते हैं, और कंट्रोल ग्रुप में वो रखना है जिनको मिसवाक नहीं करते. लेकिन उनको पता नहीं होगा कि हम लोगों को कंट्रोल ग्रुप में रखा गया है या फिर हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में रखा गया. सो दिस इज सिंगल ब्लाइंड टेक्निक. डबल ब्लाइंड में ये होता है कि आपके इन्वेस्टिगेटर को भी नहीं पता होता, आपके डॉक्टर को भी नहीं पता होता कि भाई वो कहाँ पे हैं, कौन से इन्वेस्टिगेटर कौन से ग्रुप पे हैं. दिस इज डन बाय कंप्यूटर. आपकी जो ब्लाइंड टेक्निक है, ट्रायल्स जो हैं वो कंप्यूटर की वजह से हो रहे होते हैं. थर्ड वन इज के जो अब ट्रिपल ब्लाइंड है उसमें होता है पार्टिसिपेंट्स, investigator and the person analyzing the data, all of them are blind. So this is called triple blind technique. I hope I'm clear about this. कौन सा अगर आपको समझ लगती है तो मैं बता दो, अगर नहीं समझ तो I will explain it again. Good. Any questions? How are the classes going? आप लोगों को कैसे चल रही है क्लासेस में? आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस की एक फीडबैक लेना चाह रहा हूँ कि कैसे चल रही हैं आप लोगों की क्लासेस. Okay. Arisha is saying that live lectures are better. लेकिन to be honest आपको मैं एक बात बताता हूँ कि हम लोग जो प्रिवेंटिव इंडस्ट्री में अभी तक हम लोग इस पे रिलाई कर रहे हैं, हम लोग अब लेक्चर्स दे रहे हैं, लेकिन as soon as you will come back, मुझे
ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसके बारे में जो आपके वो वाले लेक्चर्स जो कि लाइव नहीं हो सकते, उसमें बायोस्टैट्स का लेक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दैट इज व्हाई यू ऑल हैव टू बी प्रेजेंट दैट लेक्चर, चाहे वो आप सभी स्टूडेंट्स हैं या फिर आप पासिंग स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को उसमें होना चाहिए। मैं उन लेक्चर्स में आप लोगों से ये नहीं बोलूँगा कि आप किताबें खोल के पढ़ो, मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा कि जस्ट बी प्रेजेंट इन दोज लेक्चर्स। बायोस्टैट्स के लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। सिर्फ कंसेप्ट ले लेना, सिर्फ पढ़ना मत। मैं कंसेप्ट देते के दौरान ही आप लोगों को सारी चीज़ें समझा दूंगा कौन सी चीज़ किस तरह होती है। सो दिस इज दोज लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों का उसमें से। और हाँ, उनमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, क्वेश्चंस उसमें से हर साल आया है, हर साल उस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। और अगर आपको उनकी समझ नहीं लगी, बिलीव मी, आपको रट्टा मार्क लगाना भी मुश्किल है। उन चैप्टर्स का रट्टा लगाना, वो रट्टा नहीं लग सकता। तो बात यह है कि वो समझे बगैर वो बेटा आप लोगों को कितना आप रट्टा मारोगे, नहीं समझ आएंगे आपको। तो that lecture is that chapter is very important आप लोगों को। मैं I would request you all to be present in that lecture, क्योंकि मैं आपको जब आप इंशाअल्लाह वापस आ जाओगे, कॉलेज आ जाओगे, तब हम I wish you best of luck. Okay, bye, Allah Hafiz.